बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा पैथोलॉजी के आज के लेक्चर में हम थ्रोम्बोसिस के जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोसिस का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप ये देखें कि जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अलावा इसमें जो एम्बोलाई है, अब उसमें ये होता है कि जो थ्रोम्बस है अगर अपनी ओरिजिनल जगह जहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है अगर वहाँ से वो उतर कर या डिस्पैच होकर ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करना शुरू कर देता है तो किसी और एरिया में चला जाता है तो उसको फिर एम्बुलेंस कहते हैं। वहाँ पर जाकर वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है आर्टरीज़ के अंदर, आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज में या वेन्यूल्स और वेन्स के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा स्वेयर हाइपोक्सिक या टिश्यू इंजरी या नेक्रोटिक जो है इंजरी हो सकती है। इसको थोड़ा सा हम टच करेंगे। इसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस को डिस्कस करेंगे जिसमें वाइट थ्रोम्बाई और रेड थ्रोम्बाई हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वाइट और रेड थ्रोम्बाई से हमें क्या पता चलता है कि ये पोस्ट पेरिटम है या पेरीपेरिटम है। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या है बेटा? थ्रोम्बस और क्लॉट में हमने उस दिन फ़र्क देखा था कि क्लॉट जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्लेटलेट्स होंगे, लेकिन अगर उन प्लेटलेट्स के दरमियान में फिब्रिन जो है वो आ जाती है। फिब्रिन कहते हैं प्रोटीन को। फिब्रिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि धागे की सूरत में कह लें या थ्रेड्स की सूरत में जो है मौजूद होती है। तो ये जो फिब्रिन है ये अगर प्लेटलेट्स के दरमियान में आ जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो प्लेटलेट्स हैं वो जो है बड़े मजबूती के साथ फिर बंध जाएंगे, वो फिर मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम थ्रोम्बस बोल रहे थे। फिर हमने जो इसके रीजंस हैं थ्रोम्बस के वो डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले बेटा है एंडोथीलियल इंजरी, कि अगर एंडोथीलियम किसी वजह से इंजर्ड होगी तो फिर ही जाकर वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना शुरू होती है और फिर ही जो है वहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो डिपॉजिट होंगे, क्योंकि नॉर्मली प्लेटलेट्स जो है वो एंडोथीलियम की सरफेस के साथ अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि वो मोस्टली दरमियान में रहते हैं और साइडों पर एक प्लाज्मा की जो है लेयर जो है वो फ्लो कर रही होती है। तो जब एंडोथीलियल इंजरी होती है तो एंडोथीलियम वहाँ से डिस्पैच हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और नीचे बोन विलीब्रेंट फैक्टर और कोलेजन जो है वह एक्सपोज हो जाता है, जो कि प्लेटलेट्स की डेपोजिशन के लिए रिसेप्टर्स का काम करते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ी थी रीज़न वो थी बेटा हाइपर कोआगुलेबिलिटी, कि अगर कोआगुलेशन का जो प्रोसेस है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी जो है मतलब कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है, अगर कोआगुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने ऑब्स्ट्रक्शंस देखी थी, आर्टीरियल या वेनस ऑब्स्ट्रक्शन जो है। तो ये कुछ रीजंस थी। अब थ्रोम्बोसिस पार्ट 2 में हम इसकी मार्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मार्फोलॉजी से बेटा क्या मुराद है कि हमें देखने में जो थ्रोम्बस है वो कैसा नज़र आएगा। थ्रोम्बाई एक अगर सिंगल होगा तो उसको हम थ्रोम्बाई कहते हैं। थ्रोम्बाई हैव ग्रासली या फिर माइक्रोस्कोपिकली अपेरेंट लेमिनेशंस कॉल्ड द लाइन ऑफ ज़ाहन्स। लेमिनेशंस बेटा कहते हैं, आप अक्सर कहते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर लेमिनेशन हुई हुई, लेमिनेशन कवरिंग को कहते हैं, ठीक है ना, या बैंड्स को कहते हैं, धारियों को कहते हैं। So thrombi have grossly या microscopically apparent laminations line of Zahans which are pale platelets and fibrin deposits। तो ज़ाहिरी बात है जब थ्रोम्बस होगा तो थ्रोम्बस में प्लेटलेट्स होंगे जिनका कलर पेल होता है और फिब्रिन डिपॉजिट्स होंगे। अब पेल प्लेटलेट्स और फिब्रिन डिपॉजिट अल्टरनेट होंगे तो इससे डार्क रेड सेल रिच लेयर्स बन जाएंगे।
बात समझ आ गई ना। अल्टरनेटिंग से क्या मुराद है कि कभी जनाब प्लेटलेट्स आ जाएंगे और कभी वो फिब्रिन डिपॉजिट्स आ जाएंगे। तो प्लेटलेट्स और फिब्रिन डिपॉजिट ये चेंज होते होते रेड सेल रिच लेयर्स जो हैं वो बना देते हैं। इन्हीं लेयर्स को या इन्हीं धारियों को या इन्हीं लाइनों को हम लाइन ऑफ ज़ाहन्स कहते हैं। सो सच लैमिनेशन सिग्निफिकेंट या सिग्निफाइज दैट थ्रोम्बस हैज़ फॉर्म इन द फ्लोइंग ब्लड। ये बात बड़ी अहम है बेटा। फ्लोइंग ब्लड के अंदर देखें, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो खून नहीं जमता, क्योंकि खून को जमाने के लिए जो भी प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन की, या फिब्रिनोजिन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है फिब्रिन की, तो मूविंग ब्लड के अंदर या जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो ये दोनों अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, जिसको हम सोल्यूबल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें फिर वो क्लॉट नहीं बना सकती, ठीक है ना, इसमें वो जो है वो क्लॉट नहीं बना सकती। अब अगर ब्लड वेसल्स के अंदर या फ्लोइंग ब्लड के अंदर थ्रोम्बाई बनता है, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू उसके कि जब आपका ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा, तो फिर तो बेटा विद इन सेकेंड्स जो है वो जम जाएगा, वो तो पता है हर बंदे को। लेकिन अगर ब्लड फ्लो करते हुए भी जम रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, ये एक डिफरेंट कंडीशन है। तो जब खून चलता हुआ या बहता हुआ खून ब्लड वेसल्स के अंदर जो बह रहा है, अगर फिर भी वो जम रहा है, उससे फिर रेड ब्लड सेल्स भी इन थ्रोम्बाई के अंदर आ जाएंगे। वैसे थ्रोम्बस में कौन सी चीज़ें होती हैं, प्लेटलेट्स और फिब्रिन, लेकिन अगर वो थ्रोम्बस फ्लोइंग ब्लड के अंदर बन रहा है, तो उसमें फिर रेड ब्लड सेल्स भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें रेड सेल रिच लेयर्स बन जाएगी, जिसको हम लाइन ऑफ ज़ाहन्स कहते हैं। तो ये लाइंस ऑफ ज़ाहन्स फिर इस चीज़ की पहचान हो जाएंगी कि इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं। अब रेड ब्लड सेल सिर्फ उस सूरत में ही बनते हैं कि जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो हम पहचान लें कि ये जो थ्रोम्बाई बना है, ये मरने से पहले बना है या मरने के बाद बना है। बात समझ आ गई ना। सो देयर प्रेजेंस डिस्टिंग्विश एंटीमॉर्टम क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लैंड नॉन लैमिनेटेड क्लॉट्स दैट अकर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कहते हैं मरने के बाद। तो मरने के बाद जो, देखिए मरने के बाद क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो फ्लो नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। तो मरने के बाद जो थ्रोम्बाई बनेगा, उसमें रेड ब्लड सेल्स के डिपॉजिट्स या लाइन ऑफ ज़ाहन्स नहीं होंगी। जो जिंदा इंसान के अंदर बनेगा, उसमें लाइन ऑफ ज़ाहन्स और रेड ब्लड सेल्स डिपॉजिट होंगे। तो इस तरह से लाइन ऑफ ज़ाहन्स जो हुई, वो पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम के जो क्लॉट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करती हैं। पता चल जाता है कि हमें ये थ्रोम्बाई जो है वो पहले बना है मरने से या बाद में बना है। बात समझ आ गई कि नहीं। अक्सर ऐसे होता है ना कि एक्सीडेंट्स वगैरह में वो ब्रेन के अंदर कोई थ्रोम्बाई बन गया है, तो वो पता नहीं चलता, बंदा मर जाता है, उसकी रीज़न पता नहीं चलती कि जनाब ये मरने के बाद हुआ है या इसी की वजह से ही बंदा मरा है, थ्रोम्बाई की वजह से। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पहचानने के लिए। अब उसमें होता क्या है, होता ये है, ये देखें आप, ठीक है जी, होगा ये कि अब जो मरने के बाद वाला आ जाएगा ना, उसमें वो, उसमें फिर क्या हो गया कि आपको जो है वो नज़र नहीं आएंगे, मतलब जो क्लॉट्स है ना वो आपको नज़र नहीं आएंगे, और जो मरने से पहले वाले होंगे उनमें फिर आपको जो है वो क्लॉट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें देयर प्रेजेंस से, अच्छा, थ्रोम्बाई अकरिंग इन द हार्ट चैम्बर्स। अच्छा, अब अगर हार्ट चैम्बर्स के अंदर थ्रोम्बाई बन रहा है या एओर्टिक ल्यूमन के अंदर बन रहा है, तो उसको फिर हम म्यूरल थ्रोम्बाई कहते हैं। क्या बोलेंगे, म्यूरल थ्रोम्बाई बोलेंगे। अच्छा, आर्टीरियल थ्रोम्बाई जो हैं वो फ्रीक्वेंटली एक्सक्लूसिव होते हैं, अक्लूसिव होते हैं, मतलब कि आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस ज़्यादातर नहीं बनता, वेन्स के अंदर बनता है, कैपिलरीज के अंदर बनता है। क्यों? द मोस्ट कॉमन साइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कोरोनरी, सेरिब्रल एंड फेमोरल आर्टरीज। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो सबसे जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद है कि ज़्यादा से कम की तरफ। तो सबसे ज़्यादा किस में बनेगा, कोरोनरी में,
फिर सेरिब्रल में, और सबसे आखिर पे फीमोरल आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बॉय बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फ्राइबल मेशवर्क ऑफ प्लेटलेट्स। उसमें फिर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? प्लेटलेट्स होंगे, फिब्रिन, रेड सेल्स मौजूद होंगे डोके, और इसके अलावा क्या होंगे बेटा? डीजेनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स। अब जो वेनस थ्रोम्बोसिस है, जिसको हम फ्लीबोथ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, ठीक है ना, वेनस थ्रोम्बोसिस या फिर फ्लेबोथ्रोम्बोसिस। फ्लेब जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब वेन्स होगा। सो फ्लीबोथ्रोम्बोसिस या वेनस थ्रोम्बोसिस इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली अक्लूसिव। ये वो कह रहा है कि एक्लूसिव होता है विद थ्रोम्बस फार्मिंग अ लॉन्ग ल्यूमिनल कास्ट, ठीक है ना। अगर लॉन्ग ल्यूमिनल कास्ट होगी तो उसमें वो उससे ये जुदा होगा। अच्छा, दे टेंड टू कंटेन मोर इमस्ड से मुराद है टूटे फूटे रेड सेल्स एंड रिलेटिवली फ्यू प्लेटलेट्स एंड आर नोन एज रेड या फिर स्टेसिस थ्रोम्बाई। तो वेन्स के अंदर वो कहता है कि अगर थ्रोम्बाई बनता है तो उसमें ज़्यादातर क्या चीज़ें होंगी? रेड ब्लड सेल्स टूटे हुए। तो इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही उसको फिर रेड थ्रोम्बोसिस या रेड थ्रोम्बाई या फिर स्टेसिस बोलते हैं। उसके बाद बेटा आपका आ जाएगा अपना पोस्टमार्टम क्लॉट्स, ठीक है जी। पोस्टमार्टम क्लॉट्स जो है ये क्या है? देखें, पोस्टमार्टम क्लॉट्स कैन समटाइम्स बी मिस्टेकन फॉर एंटीमार्टम वेनस थ्रोम्बाई। पोस्टमार्टम क्लॉट्स को हम समटाइम्स जो है वो एंटीमार्टम वेनस थ्रोम्बाई के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। थ्रोम्बाई ऑन द हार्ट वेल्व्स आर कॉल्ड द वेजिटेशंस। तो हार्ट वेल्व्स के अंदर जो थ्रोम्बाई बनेंगे उनको हम वेजिटेशंस बोलेंगे। तो ये दो टर्म्स आपने याद करनी है, ठीक है ना। हार्ट चैम्बर्स में या एओर्टिक ल्यूमन में अगर बनेंगे तो म्यूरल थ्रोम्बाई कहेंगे, अगर हार्ट वेल्व्स के अंदर बनेंगे तो फिर उनको हम वेजिटेशंस कहेंगे, थ्रोम्बाई। ओके हो गया। यहाँ पर बेटा आप ये अब फ़र्क देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वाइट और रेड थ्रोम्बाई जो है वो अलग अलग जो है आपको नज़र आए। देखें यहाँ से क्या हुआ, ये ब्लैक बन गया, ठीक है जी। और जो वाइट थ्रोम्बाई है उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स होंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा? ये फिब्रिन थ्रेड्स होंगे। जबकि जो रेड थ्रोम्बाई है उसमें फिब्रिन भी होगा, रेड ब्लड सेल्स भी हो गए, और इसके साथ साथ जो है वो प्लेटलेट्स भी आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। अब है फेट ऑफ थ्रोम्बाई। फेट बेटा कहते हैं एंड को या किस्मत को या अखीर को। सो थ्रोम्बाई अंडर गो सम कॉम्बिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग 4 इवेंट्स। थ्रोम्बाई में ये 4 इवेंट्स जो हैं वो होंगे, या थ्रोम्बाई जो हैं वो इन 4 इवेंट्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन है क्या है? थ्रोम्बाई एक्यूमुलेट एडिशनल प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन। थ्रोम्बाई में एडिशनल प्लेटलेट्स और फिब्रिन जो है वो जमा हो जाएंगे। पहला पॉइंट जिसको हम प्रोपगेशन कहते हैं। प्रोपगेशन कहते हैं बढ़ने को, आगे बढ़ने को। तो थ्रोम्बाई के अंदर एडिशनल प्लेटलेट्स और फिब्रिन जो है वो मौजूद होंगे। सेकेंडली एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन क्या है? देखिए, थ्रोम्बाई डिसलॉग एंड ट्रेवल टू द अदर साइड्स इन द वेस्कुलेचर। अब जो थ्रोम्बाई है वो अपनी ओरिजिनल जगह से उतर जाएगा और दूसरी साइड्स के अंदर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करना अगर शुरू कर देता है तो उसको हम एम्बुलाइजेशन कहते हैं। जो एम्बुलेंस ये होती नहीं है, ये मरीजों को जो लेके जाती है, तो वो भी चूंकि मूव करती रहती है तो इसलिए फिर उसको भी एम्बुलाइजेशन का या एम्बुलेंस का मतलब आसम में होता ही वो चीज़ है जो कि मूव करती है। सो थ्रोम्बाई डिसलॉग एंड ट्रेवल टू द अदर साइड्स इन द वेस्कुलेचर, सो दे आर कॉल्ड द एम्बुलाइजेशन। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है? हल होना। सो डिसोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ फिब्रिनोलाइसिस। अच्छा बेटा देखें, अब अगर फिब्रिन ये थ्रोम्बस क्लॉट बन गया है तो इसमें अब प्लेटलेट्स भी हो जाएंगे, तो जारी बात है यहाँ पर फिब्रिन भी हो जाएगी। अब मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा देसी ज़बान में समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर किसी जगह पे नहर टूटी है, ठीक है ना। नहर की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि उसमें पानी बहता है तो ब्लड वेसल में खून बहता होता है। अगर कहीं से नहर टूटी है तो उस नहर को बंद करने के लिए अगर आप बोरियां रखेंगे, वो बोरियों से नहर बंद तो हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि
पानी के बहाव के साथ बोरियां बह जाए। इसी तरह से अगर ब्लड वेसल्स कहीं से रप्चर हुई हैं तो प्लेटलेट्स अकेले उसको बंद तो कर देंगे, लेकिन वो बंद जो है वो टेम्परेरी होगा। अगर आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए उसको परमानेंटली ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो फिर ज़रूरी है कि उन बोरियों को रस्सियों के साथ बांध दिया जाए। अगर बोरियां रस्सियों के साथ बंध जाएंगी तो फिर वो वहाँ से मूव नहीं करेंगे। अच्छा, अब है डिसोल्यूशन। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि बोरियां रस्सियों के साथ जो बंधी हुई हैं वो वहाँ से मूव कर जाए, मतलब कि उसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, उस क्लॉट को मैं वहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं एक एक बोरी को उठा के रखूँ या एक एक बोरी को निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं वो रस्सी ख़त्म कर देता हूँ जिनसे वो बोरियां बंधी हुई हैं तो बोरियां ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वहाँ से खिसक के ख़त्म हो जाएगी, उस एरिए से वो जो डिजॉल्व हो जाएगी। अब बिल्कुल इसको आप रिलेट कर लें कि प्लेटलेट्स वो बोरियां हैं और फिब्रिन थ्रेड क्या है, रस्सी है। अब अगर उस थ्रोम्बस को जो कि उन प्लेटलेट्स और फिब्रिन थ्रेड से बना है उसको अगर हम डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो उसका एक ही हल हो जाएगा। कौन सा हल है? वो हल ये है कि उसमें फिर जो है जो फिब्रिन थ्रेड है उसकी फिब्रिनोलाइसिस हो जाए, मतलब कि वो फिब्रिन थ्रेड जो है वो टूट जाए। लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना। वो फिब्रिन थ्रेड जो था वो टूट जाएगा। अब प्लेटलेट्स फिर अकेले ही रह जाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है डिजॉल्व हो जाएंगे या हल हो जाएंगे। सो डिजोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ फिब्रिनोलाइसिस विच लीड्स टू द रैपिड श्रिंकेज एंड टोटल डिसअपेरेंस ऑफ रिसेंट थ्रोम्बन, जिसमें रैपिड श्रिंकेज हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे जो रिसेंट थ्रोम्बाई है वो आपके डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे। सो extensive fibrin deposition and cross linking in older thrombi. एक्सटेंसिव फिब्रिन डिपोजिशन और क्रॉस लिंकिंग ओल्डर थ्रोम्बाई के अंदर रेंडर्स देम मोर रेजिस्टेंट टू लाइसिस, वो उनको लाइसिस से और ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंट बनाता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है देखें, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन। ओल्डर थ्रोम्बाई बिकम ऑर्गेनाइज्ड, जो पुराने थ्रोम्बाई हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे बाय द ग्रोथ ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। इसकी ग्रोथ की वजह से, एंडोथेलियल सेल्स की ग्रोथ की वजह से जो ओल्डर थ्रोम्बाई है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ओल्डर थ्रोम्बाई क्या होना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से, एंडोथेलियल सेल्स की वजह से, स्मूथ मसल्स की वजह से और फाइब्रोब्लास्ट की वजह से। अब फिर क्या होगा कि कैपिलरी चैनल्स इवेंचुअली फॉर्म, जल्दी से कैपिलरी चैनल्स बन जाएंगे, मतलब कैपिलरीज उसमें बन जाएंगे जो कि री एस्टेब्लिश कर देंगी उनका जो ओरिजिनल ल्यूमन है उसको दोबारा री एस्टेब्लिश कर देंगे, कॉन्टीन्यूटी को। सो कॉन्टीन्यूटी या कॉन्टीन्यूड रीकैनलाइजेशन में कन्वर्ट अ थ्रोम्बस इनटू अ स्मॉलर मैस। तो कॉन्टीन्यूड जो है रीकैनलाइजेशन वो थ्रोम्बस को एक छोटे मैस के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के एक छोटे मैस के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो कि वेसल वॉल के अंदर जो है वो इनकारपोरेट कर जाएगा। सो इवेंचुअली क्या होगा, विद रीमॉडलिंग, जब रीमॉडलिंग होगी तो जो कॉन्ट्रैक्शन है मीजनकाइमल एलिमेंट्स की वो सिर्फ उसमें एक फाइबरस लंप वहाँ पर रहेगा जो कि ओरिजिनल थ्रोम्बस को की जगह होगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, उनकी रीमॉडलिंग हो जाएगी। बेटा रीमॉडलिंग से मुराद होता है कि एक्स्ट्रा जो चीज़ है उसको उतारना। अब यहाँ पर आप देखें प्रोपगेशन, एम्बोलाई फॉर्मेशन, फॉरेन बॉडी फ्लोटिंग इन द ब्लड। ये देखें, ये ब्लड वेसल के अंदर ये थ्रोम्बस था लेकिन ये देखें ये मूव कर रहा है। अब्सेशन व्हेन पायोजेनिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, या डिसोल्यूशन कब होगी, अब्सेशन कब होगी, जब पायोजेनिक बैक्टीरिया होगा तब अब्सेस बनेगी जिसको पीप बोलते हैं। डिसोल्यूशन कब होगी, जब फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी होगी। ऑर्गेनाइजेशन और रिकैनलाइजेशन कब होगी, जब उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होगी। तो ये इसमें उसके बाद आ जाएंगे बेटा क्लिनिकल फीचर्स। तो थ्रोम्बाई जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा, अगर किसी शख्स के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है तो वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उसको कि एड्रेस किया जाए, मतलब कि ना उसको देखा जाए कि जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो क्यों हुई है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, अब
इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए। थ्रोम्बाई कम टू क्लिनिकल अटेंशन व्हेन दे obstruct arteries or veins टू गिव रेज टू एम्बुलाई। मतलब कि जब जो थ्रोम्बाई हैं वो अटेंशन कब जो है गेन करते हैं जब वो आर्टरीज वेन्स को obstruct करेंगे या ब्लॉक करेंगे और एम्बुलाई बन जाएंगे। वेनस थ्रोम्बाई जो हैं वो पेनफुल कंजेशन और एडिमा काज करवाते हैं। जो वेनस थ्रोम्बोसिस है जिसको हम फ्लेबोथ्रोम्बोसिस कहते हैं, मोस्ट वेनस थ्रोम्बाई अकर इन द सुपरफिशियल। ज़्यादातर जो वेनस थ्रोम्बाई हैं वो किस में होंगे, सुपरफिशियल या डीप वेन्स के अंदर, लेग की, ठीक है ना। लेकिन सुपरफिशियल जो वेनस थ्रोम्बाई है वो टिपिकली जो है वो सफीनस वेन्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इस तरह के जो थ्रोम्बाई होंगे वो लोकल कंजेशन काज करवाते हैं, इसके साथ साथ स्वेलिंग, पेन और टेंडरनेस भी काज करवाते हैं और बहुत ही कम वो एम्बुलाइज करते हैं। लेकिन अगर डीप वेनस थ्रोम्बस होता है जिसमें लार्ज लेग वेन्स इन्वॉल्व होती हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा फिर सीरियस प्रॉब्लम काज करवाएंगे, क्योंकि ये फिर उस जगह से उतर कर एम्बुलाइज कर देंगे, लंग्स में चले जाएंगे और वहाँ पर पल्मोनरी इन्फेक्शन काज करवाएंगे। इसी तरह डीप वेनस थ्रोम्बस या डीवीटीज जो है वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं। 50% लोगों को पता नहीं चलता कि इनको डीवीटी है। लोअर एक्सट्रीमिटी डीवीटी जो है वो आमतौर पे जो है हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। फैक्टर उसमें जो आ जाते हैं उसमें बेटा बेड रेस्ट है, इमोबिलाइजेशन है, क्योंकि इससे जो मिल्किंग एक्शन है लेग्स का, मसल्स का, वो बंद हो जाएगा और स्टेसिस की हालत आ जाएगी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की हालत है। प्रोकोगुलेंट रिलीज होगी। जो प्रोकोगुलेंट्स हैं, प्रोकोगुलेंट्स बेटा कहते हैं कि कोआगुलेशन या खून के जमने से पहले की जो चीज़ें, प्रोकोगुलेशन रिलीजेस फ्रॉम इंजर्ड टिश्यूज इंक्रीज द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ द कोआगुलेशन फैक्टर। जो प्रोकोगुलेंट्स होंगे ना जो इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होंगे, तो जितने ज़्यादा इंजर्ड टिश्यू से प्रोकोगुलेंट्स रिलीज होंगे अब वो लिवर को ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोआगुलेशन फैक्टर बनाओ। अब वो कोआगुलेशन फैक्टर बना देगा, कोआगुलेशन से कोआगुलेशन हो जाएगी, जमना शुरू हो जाएगा खून, एंड डिक्रीजेज द टीपीए प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो टीपीए प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ट्यूमर एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड कोआगुलेशन फैक्टर। अब वो ट्यूमर जो कि एसोसिएट हैं कोआगुलेशन के साथ, जिसमें टिश्यू फैक्टर्स है, फैक्टर 8 हो गया, जैसे कि प्रोकोगुलेंट्स वगैरह हैं, म्यूसिन वगैरह, सो रिलीज फ्रॉम ट्यूमर सेल्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन द डिसेमिनेटेड कैंसर। सो रिलीज जो ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज रिस्क बनाते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, किसमें, डिसेमिनेटेड कैंसर के अंदर। तो इसलिए उनको हम माइग्रेटरी थ्रोम्बो फ्लेबिथिस कहते हैं, या उसको हम ट्रॉसो सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है डीवीटी, डी वेनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा, हाईएस्ट रिस्क इन द क्रिटिकल केयर एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट, इसमें 60 to 80% होंगे। पोस्ट आर्थो प्रोसीजर वाले 40 to 60 वाले, जनरल सर्जरी ऑब्स्टेरिक्स वाले 15 to 40 और वेरिएबल जो यूरोलॉजिकल केसेस हैं। अब होगा क्या, ये देखिए डीप वेनस थ्रोम्बस में क्या हुआ कि ये लेग थी, अब इसमें ये एक नॉर्मल ब्लड फ्लो है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो डी वेनस थ्रोम्बस है इसमें देखिए रेड ब्लड सेल यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो गए और यहाँ से जो थ्रोम्बस है वो फार्मेशन होना शुरू हो जाएगी जिसमें प्लेटलेट्स बन जाएंगे। अब वो अगर वहाँ से उतर कर किसी और जगह मूव करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम डी वेनस थ्रोम्बस कहते हैं। अब इसी से जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगी वहाँ पर थ्रोम्बस फार्मेशन हो जाएगी, वहाँ से बेटा क्या होगा कि उन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पर नेक्रोसिस भी हो सकती है। अब वो लोग जो ज़्यादा रिस्क पे हैं, इसमें मेडिकल पेशेंट हैं, अगर मोबिलिटी उनकी बहुत कम है, मतलब कि 3 दिन से भी ज़्यादा, अगर एक्सपेक्टेड ऑन गोइंग रिड्यूसेस मोबिलिटी है उनकी, या फिर कोई इसके रिस्क पे हैं, ठीक है ना। वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कब होगा, वीटी है वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। एक्टिव कैंसर हो जाएगा, कैंसर ट्रीटमेंट है, एज अगर 60 साल से ज़्यादा है, क्रिटिकल केयर एडमिशन है, डिहाइड्रेशन है या थ्रोम्बोफिलिस है या वेस्टी है, इसमें भी EMI अगर 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, या फिर सिग्निफिकेंट मेडिकल कॉम्बिनेशन है जिसमें हार्ट डिजीज़ है, मेटाबोलिक, एंडोक्राइन, रिस्पिरेटरी या फिर
पैथोलॉजीज़ हैं या एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं या पर्सनल हिस्ट्री है जिसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है हिस्ट्री या VTE के साथ, या फिर HRT का यूज़ है, या इस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी है, या वेरिकोज वेनस फ्लेबिथिस है, या इसी तरह से सर्जिकल पेशेंट्स में एनेस्थेटिक या सर्जिकल होंगे ग्रेटर देन 90 मिनट्स की, या इस तरह से, मतलब कि ये आप पढ़ लेना, ये कुछ रिस्पेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आर्टीरियल और कार्डियक थ्रोम्बोसिस देखिए। अथीरोस्क्लेरोसिस जो है जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर फैट ज़्यादा होने से जम जाती है और ब्लड वेसल्स का जो अंदर से साइज़ है वो भी कम हो जाता है और उनकी हार्डनेस ज़्यादा और इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसको हम एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो एथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की बहुत बड़ी वजह है। अब इसके साथ साथ जो लेस एंडोथीलियल इंटीग्रिटी है उसमें अब नॉर्मल ब्लड फ्लो आ जाएगा। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो है ये भी प्रीडिस्पोज कर सकता है कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई को, जो कि डिस्कैनेटिक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या एंडोकार्डियल इंजरी की तरफ लेकर जाएगा। रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है इसमें आर्टीरियल म्यूरल थ्रोम्बाई जो है ये हार्ट डिजीज़ का अर्ज करवा सकता है जिसमें आर्टीरियल डायलेशन और फिब्रिलेशन है। इसमें कार्डियक और एओर्टिक म्यूरल थ्रोम्बाई जो है वो एम्बोलाइजेशन का काज करते हैं। अगरचे वो कह रहा है कि कोई भी टिश्यू जो है अफेक्ट हो सकता है, इसमें ब्रेन हो सकता है, किडनीज हो सकती हैं, स्प्लीन हो सकती है, या ख़ास तौर पे टारगेट टिश्यूज़ जो हैं जो कि जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा वो इसमें हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये आप देखें कि यहाँ पर ये प्लेटलेट्स के साथ साथ ये फिब्रिन क्लॉट जो है जमा हुआ और हार्ट के अंदर जनाब साहब ये इसको ब्लॉक करेंगे। इससे क्या होगा, हार्ट के जो वेल्व्स हैं उनके अंदर जो है वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको फिर हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने जो थ्रोम्बोसिस है उसको देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखा, एंटी और पोस्टमार्टम को हमने देखा थ्रोम्बाई को, और थोड़ी सी हमने इसकी जो है वो डिटेल डिस्कस की। अल्लाह हाफिज़।